नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से 26 का सोशल साइंस पेपर जिसका कोड है 087। इस पेपर को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पूरा एनालिसिस किया गया है। हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आए, कौन कौन से अध्याय से ज्यादा वेटेज रहा और किन टॉपिक्स पर अगली बार ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि परीक्षा में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का पूरा विश्लेषण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले देखते हैं हम इस एग्जाम के सामान्य निर्देश। First of all, let us see the general instructions of this exam. इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको बताता है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, उनका फॉर्मेट क्या है और हर सेक्शन का वेटेज कितना है। Reading these instructions carefully is very important because they tell you how many questions are there in the paper, what their format is, and how much weightage each section carries. First comes section Which is of history. सबसे पहले आता है खंड क जो कि इतिहास का है। Question number 1 is Arrange the following events in chronological order and choose the correct option. प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। The answer is options first. Question number 2 is match the column A with column B and choose the correct option. प्रश्न नंबर 2 है स्तंभक का मिलान स्तंभक से करके सही विकल्प का चयन कीजिए। The answer is option C. Question number 3 is Who was the author of the book गुलामगिरी? प्रश्न नंबर 3 है गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? The answer is option D ज्योतिबा फुले। Question number 4 is Identify the person based on the given information and select the correct option. प्रश्न नंबर 4 है दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। 1. He was born in 1807. इनका जन्म 1807 में हुआ था। 2. At the young age of 24, he was ostracized for inciting revolution in Liguria. 24 वर्ष की युवा अवस्था में इन्हें लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत किया गया। 3. Metternich considered him the most dangerous enemy of the social order. मैटरनिख ने इन्हें सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना। The answer is option C Giuseppe Mazzini. Question number 5 is Explain the importance of Silk Route. प्रश्न नंबर 5 है सिल्क मार्ग के महत्व की व्याख्या कीजिए। The answer is I. The Silk Road was the main trade route between Asia and Europe. सिल्क रूट एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग था। 2. Chinese pottery was transported along this route. And Indian and Southeast Asian textiles and spices reached other parts of the world through this route. In return, precious metals like gold and silver reached Asia from Europe.
इसी रास्ते से चोनो पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। Three, Buddhism, Muslim preachers, and Christian missionaries were able to spread their religious ideas to different parts of the world through this route. बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्मोपदेशक, ईसाई मिशनरी अपने धार्मिक विचार इस मार्ग के जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला सके। Question number 6 is, nationalism, aligned with imperialism, led Europe to disaster in 1914. Give any 3 arguments in support of the statement. प्रश्न नंबर 6 है, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। कथन के समर्थन में कोई 3 तर्क दीजिए। The answer is, the following 3 arguments can be given in support of the statement, nationalism, combined with imperialism, led Europe to a great catastrophe in 1914 इंच। कथन, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया के समर्थन में निम्नलिखित 3 तर्क दिए जा सकते हैं। Point number 1 is, competition for colonies. Nationalist sentiments in European countries led to a race for power. The competition to establish colonies in Africa and Asia under the banner of imperialism increased tension and hostility among nations. उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी भावना के कारण शक्तिशाली बनने की होड़ लगी। साम्राज्यवाद के तहत अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा ने देशों के बीच तनाव और शत्रुता बढ़ा दी। Point number 2 is, militarism and the arms race. Nationalism linked military power to national pride. To protect their expanding empires, countries expanded their armies and an arms race began, creating a climate ripe for war. सैन्यवाद और हथियारों की दौड़ राष्ट्रवाद ने सैन्य शक्ति को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ दिया। साम्राज्य विस्तार की रक्षा के लिए देशों ने सेनाओं का विस्तार किया और हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई। Point number 3 is, alliance systems and the expansion of war. To protect their imperialist interests, European countries formed alliances with each other, such as the Allied powers and the Central powers. When conflict broke out in 1914, these alliances were the reason that the entire continent of Europe was drawn into World War. गुटबंदी और युद्ध का विस्तार साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए यूरोपीय देशों ने आपसी गुट बनाए, जैसे मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। जब 1914 में संघर्ष शुरू हुआ तो यही गुटबंदी पूरे यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध में झोंकने का कारण बनी। Thus, the combination of nationalism and imperialism pushed Europe towards the great catastrophe of 1914, which was World War I.
इस प्रकार राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के गठजोड़ ने यूरोप को 1914 की महाविपदा यानी प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। Question number 7 is the first part. The idea of nationalism was strengthened by the revival of Indian folk tales. Analyze the statement. राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से मजबूत हुआ। कथन का विश्लेषण कीजिए। The answer is point number 1 is in the late 19th century, nationalists began recording the folk tales sung by bards and minstrels. 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाए जाने वाले लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। Point number 2 is they traveled from village to collect folk songs and legends. वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव का घूमने लगे। Point number 3 is they believed that these stories presented a true picture of their traditional culture, which had been corrupted and tainted by the influence of external forces. उनका मानना था कि यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों से प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। Point number 4 is preserving this folk tradition was considered essential for finding their identity and fostering a sense of pride in their past. अपनी पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। Point number 5 is in Bengal, Rabindranath Tagore collected folk tales, nursery rhymes, and myths and led a movement to revive folk traditions. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक कथाओं, बालगीतों और मिथकों को इकट्ठा किया और लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। Point number 6 is, in Madras, Natesa Sastri published vast collection of Tamil folk tales in volumes under the title The Folklore of Southern India. मद्रास में नटेशा शास्त्री ने दी फोकलार सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन कर खंडों में प्रकाशित किया। Point number 7 is, he believed that folk tales constituted national literature and were the most reliable expression of the true thoughts and characteristics of the people. उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। Question number 7 has a second part. The plantation workers had their own understanding of Mahatma Gandhi's ideas and the concept of Swaraj. Analyze the statement. महात्मा गांधी के विचारों
और स्वराज की अवधारणा के विषय में बागान मजदूरों की अपनी समझ थी। कथन का विश्लेषण कीजिए। The answer is point number 1 is, for the plantation workers of Assam, freedom meant that they could come and go as they pleased from the enclosed areas where they were confined and that they could contact their villages. असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वह उन चारदीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिन्हें उनको बंद करके रखा गया था तथा वे गांव से संपर्क कर सके। Point number 2 is, under the Inland Emigration Act of 1859, the labourers working on the plantations were not allowed to leave the enclosed areas without permission, and this permission was rarely granted. 1859 के इनलैंड इमोप्रेशन एक्ट के तहत बनने में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत चारदीवारियों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और ये इजाजत विरले ही कभी मिलती थी। Point number 3 is, when they heard about the non-cooperation movement, thousands of labourers began to defy the authorities. जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। Point number 4 is, they left the plantations and set off for their homes. उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। Point number 5 is, they believed that Gandhi's rule was coming and therefore everyone would now get land in their villages. उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। Point number 6 is, due to strikes on the railways and steamers, they were stranded along the way and apprehended. रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंस गए और पकड़े गए। Question number 8 is, read the given paragraph and answer the questions. दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। The power of the printed word is most often seen in the way governments seek to regulate and suppress print. The colonial government kept continuous track of all books and newspapers published in India and passed numerous laws to control the press. मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। भारत में औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था तथा प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत से कानून पारित करता था। During the First World War, under the Defence of India rules, 22 newspapers had to furnish securities. Of these, 18 shut down rather than comply with government orders. The Sedition Committee report under Rowlatt in 1919 further strengthened controls that led to imposition of penalties on various newspapers. At the outbreak of the Second World War, the Defence of India Act was passed, allowing censoring of reports of war-related topics. पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा नियमों के तहत 22 अखबारों को जमानत राशि जमा करानी पड़ी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में
विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। Question number 8 is the first part. Mention any one Indian newspaper, magazine published during colonial rule. उपनिवेशकालीन शासन के दौरान प्रकाशित किसी एक भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए। The answer is बंगाल गजट। Question number 8 has a second part. Explain the meaning of the word censor. Censor शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। The answer is censorship means examining news or articles before they are published and removing or suppressing anything that is critical of or goes against the government. Censor का अर्थ है छापे जाने वाले समाचार या लेखों की जांच करना और सरकार के विरोध में या उनके विरुद्ध जाने वाली बातों को हटा देना या रोक देना। Question number 8 has a third part. Why did the colonial administration monitor printed materials? Describe. औपनिवेशिक प्रशासन मुद्रित सामग्रियों पर नजर क्यों रखता था? वर्णन कीजिए। The answer is. Point number 1 is. Through these books, newspapers, and magazines, the message of national consciousness and freedom spread. इन पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और आजादी का संदेश फैलता था। Point number 2 is, people criticize the government, which helped to build public opinion against British rule. लोग सरकार की आलोचना करते थे जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार होता था। Point number 3 is, the government feared that these printed ideas could lead to increased movements and protests. सरकार को डर था कि इन छपे हुए विचारों से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। Question number 9 is, map skill based questions मानचित्र आधारित प्रश्न। On the political outline map of India, 2 places are marked as A and B. Identify these places with the help of the information given below and write on the lines drawn near them. भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों को और B से अंकित किया गया है। इन स्थानों को नीचे दी गई जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए। Question number 9 is the first part. Identify the place where the Indian National Congress session was held in December 1920. उस स्थान की पहचान कीजिए जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। The answer is नागपुर। Question number 9 has a second part. Identify the place where Mahatma Gandhi led the सत्याग्रह to oppose indigo plantation. उस स्थान की पहचान कीजिए जहां महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में सत्याग्रह किया। The answer is चंपारण। Now let's move on to part B, which is geography. अब करते हैं खंडक जो कि भूगोल का है। Question number 10 is, 2 statements are given below.
marked as statement I and statement 2. Read both the statements and choose the correct option. नीचे दो कथन, कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। Statement I. The first resolution for joint forest management was passed in the state of Odisha. कथन I. ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास हुआ। Statement 2. The Indian Wildlife Protection Act came into force in 1972. कथन 2. भारतीय वन्यजीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। The answer is options of both statement I and statement 2 are correct. कथन I और कथन 2 दोनों सही है। Question number 11 is fill in the blank with the appropriate option. उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। The bamboo drip irrigation system was used in the state of. बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग राज्य में किया जाता था। The answer is option C मेघालय। Question number 12 is, which of the following industries manufactures telephones, computers, etc.? निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? The answer is options C. Electronic. This is the first part of question number 13. Describe any two characteristics of forest soil. वन मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। The answer is point number 1 is this soil is found in hilly and mountainous regions where sufficient rainforests are present. यह मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। Point number 2 is in river valleys it is loamy and silty, but on the upper slopes it has coarser particles. नदी घाटियों में यह दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी दालों पर इनके मोटे कण होते हैं। Question number 13 has a part B. Describe any two characteristics of red and yellow soil. लाल एवं पीली मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। The answer is point number 1 is red soil is found in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau, in areas with low rainfall, on crystalline igneous rocks. लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। Point number 2 is its red color is due to the diffusion of iron in crystalline igneous and metamorphic rocks. इसका लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। Point number 3 is its yellow color is due to hydration. इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। Question number 14 is
Describe any 3 characteristics of the cropping pattern in India. भारत में शस्य प्रारूप की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए. The answer is India has 1 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद. Rabi crops are sown during the winter season between October and December and harvested during the summer season between April and June. Wheat, barley, peach, chickpeas and mustard are some examples. रबी इसे शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है. गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों इसके कुछ उदाहरण हैं. Point number 2 is, Kharif crops are sown with the onset of the monsoon and harvested in September से अक्टूबर. Maj, millet, sorghum, pigeon pea and rice are some examples. खरीफ यह मानसून के आगमन के साथ बोए जाते हैं तथा सितंबर से अक्टूबर में काट दी जाती है. मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, चावल आदि इसके उदाहरण हैं. Point number 3 is, the crops sown during the summer season between the Rabi and Kharif seasons are called Zaid crops. Watermelons, melons, cucumbers, vegetables, and fodder crops are mainly cultivated during the Zaid season. रबी और खरीफ फसल कतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है. जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की खेती की जाती है. This is the first part of question number 15. Suggest 5 alternative measures to prevent water pollution. जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई 5 वैकल्पिक उपाय सुझाइए. The answer is, point number 1 is waste water treatment. अपशिष्ट जल का शोधन. Point number 2 is limited use of chemical fertilizers and pesticides. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित प्रयोग. Point number 3 is proper waste disposal. कचरे का उचित निपटान. Point number 4 is tree plantation and development of green spaces. वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्र का विकास. Point number 5 is industrial pollution control. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण. Point number 6 is rainwater harvesting. वर्षा जल संचयन. Point number 7 is public awareness campaigns. जन जागरूकता अभियान. Question number 15 has a part B.
एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट कॉज एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। The answer is point number 1 is air pollution means an increase in the amount of harmful gases, dust, smoke, and chemical substances in the atmosphere, which adversely affects living organisms, plants, and human health. वायु प्रदूषण का अर्थ वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं और रासायनिक पदार्थ की मात्रा का बढ़ जाना, जिससे जीवाणु, पौधों और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। Point number 2 is vehicle emissions. वाहनों से निकलने वाला धुआं। Point number 3 is industrial emissions. औद्योगिक उत्सर्जन। Point number 4 is burning of fuel in homes. घरों में ईंधन का दहन। Point number 5 is mining and construction activities. खनन और निर्माण कार्य। Point number 6 is forest fires. जंगलों की आग। Point number 7 is power generation plants where energy is produced from coal. ऊर्जा उत्पादन केंद्र जहां कोयले से ऊर्जा उत्पादन होता हो। Question number 16 is read the given paragraph and answer the questions. दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the Tertiary age. In regions of folding, anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपंती व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपंती और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं।
This is the first part of question number 16. What is the second major source of energy in India after coal? कोयले के पश्चात भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? The answer is पेट्रोलियम या खनिज तेल. This is the second part of question number 16. What are the uses of petroleum? पेट्रोलियम किन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है? The answer is petroleum provides fuel for heating and lighting, lubricants for machines, and raw materials for other manufacturing industries. पेट्रोलियम ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को ब्रेहक और अन्य विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है. Question number 16 has a third part. In which geological formations is petroleum found in India and how is it collected there? Explain. भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति किन भौगोलिक संरचनाओं में पाई जाती है तथा यह वहां कैसे एकत्रित होता है? समझाइए. The answer is point number 1 is in India, most petroleum deposits are found in anticline and fault traps within rock formations of the Tertiary period. भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपंती व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है. Point number 2 is in folded, anticlinal, and domal regions, it is found where oil has been trapped at the crest of the uplift. वलन, अपंती और गुंबदों वाले प्रदेश में यह वहां पाया जाता है जहां उद्धवलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है. Point number 3 is the all-bearing layer consists of porous limestone and sandstone through which the oil can flow. तेल धारक परत पर सरांध, चूना पत्थर और बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है. Question number 17 is Map Skill Based Questions मानचित्र आधारित प्रश्न. On the SAM Political Outline Map of India, mark any three of the following with suitable symbols and write their names. भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए. Point number 1 is Indira Gandhi International Airport, located in New Delhi. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जो कि है नई दिल्ली में. Point number 2 is कोची पोर्ट, located in केरला. कोच्चि समुद्री पत्तन जो कि है केरल में. Point number 3 is मीनामबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, located in तमिलनाडु. मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जो कि है तमिलनाडु में. Point number 4 is ट्यूटिकोरिन पोर्ट, located in तमिलनाडु. तूतीकोरिन पत्तन जो कि है तमिलनाडु में. Now let's move on to part B which is political science. अब करते हैं खंड ग जो कि राजनीति विज्ञान का है. Question number 18 is choose the correct option. सुमेलित की पहचान कीजिए. The answer is options C. Residuary subject only central government. अवशिष्ट विषय केवल केंद्र सरकार.
Question number 19 is, in the question given below, there are two statements marked as assertion and reason are. Read the statements and choose the correct option. नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। रीजन, आर द इंडियन स्टेट डज नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। भारतीय राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करता है। The answer is options both assertion and reason are correct and reason are is the correct explanation of assertion. अभिकथन एवं कारण आर दोनों सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। Question number 20 is, fill in the blank with the appropriate option. उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। The headquarters of the European Union is located in. यूरोपीय संघ का मुख्यालय में अवस्थित है। The answer is options number first Brussels. Question number 21 is, two statements are given below, marked as statement A and statement 2. Read both the statements and choose the correct option. नीचे दो कथन और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। Statement I, Australia is an example of coming together federation. ऑस्ट्रेलिया साथ आकर संघ बनाने वाले देश का उदाहरण है। स्टेटमेंट 2, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस वॉज मेड मोर इफेक्टिव इन इंडिया थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर को भारत में अधिक प्रभावी बनाया गया। The answer is options number first both statement I and statement 2 are correct. कथन I और कथन 2 दोनों सही है। Question number 22 is, which of the following is a regional party? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? The answer is options number 4 जनता दल यूनाइटेड। Question number 23 is, which of the following is not mentioned in the 8th schedule of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? The answer is options number 3 फारसी। Question number 24 is, explain with the help of any two examples how democracy establishes harmony in social diversities. किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता है। The answer is point number 1 is by taking into account the feelings of the minority.
अल्पमत की भावनाओं का ध्यान रखकर। पॉइंट नंबर 2 इज बाय प्रोवाइडिंग पावर शेयरिंग इन दी गवर्नमेंट, सत्ता में साझेदारी प्रदान करके। Question number 25 is, suppose the ethnic conflict like Sri Lanka is still raging in any country. In such a situation, what steps would you recommend to respective government take to reduce tensions? Justify your answer with appropriate arguments. मान लीजिए किसी देश में आज श्रीलंका जैसी नृजातीय विवाद चरम पर है। ऐसी स्थिति में आज आप उस देश की सरकार को किन कदमों को उठाने की सलाह देंगे जिससे तनाव को कम किया जा सके? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उचित तर्क दीजिए। The answer is, if a conflict similar to the Tamil Singla conflict was still ongoing in Sri Lanka, the government should take the following steps to de-escalate tensions. यदि तमिल सिन्हली जैसा संघर्ष श्रीलंका में अब भी जारी होता, तो सरकार को तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। Point number 1 is power sharing. The government should include the Tamil community in the decision-making process, such as ensuring adequate representation for them in parliament and the government. सत्ता में साझेदारी सरकार को तमिल समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देनी चाहिए, जैसे संसद और सरकार में उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। Point number 2 is protection of language and cultural rights. The Tamil language should be given equal status with Sinhala, and the culture and traditions of the Tamil people should be respected. भाषा और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा तमिल भाषा को सिंहली के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और तमिल लोगों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। Point number 3 is autonomy and special rights. Tamil majority regions could be granted certain special administrative powers to allow them to make decisions related to their own areas. स्वायत्तता और विशेष अधिकार तमिल बहुल क्षेत्रों को कुछ विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए जा सकते हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र से जुड़े फैसले खुद ले सकें। Point number 4 is dialogue and confidence building. A process of open and regular dialogue should be initiated between the government and Tamil representatives. संवाद और विश्वास निर्माण, सरकार और तमिल प्रतिनिधियों के बीच खुले और नियमित संवाद की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। Point number 5 is measures to eliminate discrimination. Equal opportunities should be ensured for Tamils in education, employment and government services. भेदभाव खत्म करने के लिए कदम तमिलों के साथ शिक्षा, नौकरी और सरकारी सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित किए जाए। This is the first part of question number 26. What challenges are political parties facing? Describe any 5. राजनीतिक दल किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। The answer is point number 1 is lack of internal democracy. आंतरिक लोकतंत्र का अभाव. Point number 2 is
दी चैलेंज ऑफ डायनास्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की चुनौती। Point number 3 is increasing influence of money and criminal elements. पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। Point number 4 is growing influence of caste, religion and regionalism. जाति, धर्म और क्षेत्रवाद का बढ़ता प्रभाव। Point number 5 is lack of meaningful alternatives. सार्थक विकल्पों का अभाव। Point number 6 is lack of transparency. पारदर्शिता का अभाव। Question number 26 has part B. Why are political parties essential to democracy? Support your answer with various examples. लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। The answer is Point number 1 is a link between the public and the government. जनता और सरकार के बीच कड़ी। Point number 2 is formulation of policies and laws. नीतियों और कानूनों का निर्माण। Point number 3 is providing alternatives. विकल्प उपलब्ध कराना। Point number 4 is shaping public opinion. जनमत को आकार देना। Point number 5 is providing stability to democracy. लोकतंत्र को स्थिरता देना। Point number 6 is increasing public participation. जन भागीदारी बढ़ाना। Question number 27 is read the data given in the table and answer the following questions. तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। Question number 27 is the first question. Which region has the highest percentage of women in parliament? किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं की प्रतिशत संख्या सर्वाधिक है? The answer is Nordic देश। Question number 27 has a second question, which is, according to the table above, how many regions of the world have higher percentage of women in parliament than the world average? ऊपर दी गई तालिका के अनुसार विश्व के कितने क्षेत्र की संसद में महिलाओं की प्रतिशत संख्या विश्व औसत से अधिक है? The answer is 3. Question number 27 has the following third question. Describe any two measures to increase women's political representation. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु किन्हीं दो उपायों का वर्णन कीजिए। The answer is Point number 1 is implementing a system of reserving seats for women. महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था लागू करना। Point number 2 is increasing political awareness and education. राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन डी विच इज इकोनॉमिक्स। अब करते हैं खंडक जो कि अर्थशास्त्र का है। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट अटेंडेंस रेशियो? निवल उपस्थिति अनुपात से आप क्या समझाते हैं? दी आंसर इज ऑप्शंस नंबर 2 दी परसेंटेज ऑफ टोटल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एज 14 एंड 15 ईयर्स टू दी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। Question number 29 is, which of the following contributes to globalization? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की दिशा में सहायक है? The answer is options number 4 केवल 2 व 3। Question number 30 is, identify the sector of the economy based on the given information. दी गई जानकारी के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की पहचान कीजिए। दी आंसर इज ऑप्शंस नंबर 4 द्वितीयक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? निम्नलिखित में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र की विशेषता है? दी आंसर इज ऑप्शंस नंबर 3 रोजगार की असुरक्षा। Question number 32 is, based on the data given below, find out which country will be at the highest rank according to the UNDP and select the correct option. नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर पता लगाइए कौन सा देश यूएनडीपी के अनुसार सबसे ऊपरी क्रम पर होगा एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। देश का नाम दिए गए, प्रति व्यक्ति आय दिए गए, मानव विकास सूचकांक में क्रमांक दिए गए। दी आंसर इज ऑप्शन नंबर 4H। Question number 33 is, which institution is responsible for monitoring formal sources of credit in India? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों पर निगरानी की जिम्मेदारी किस संस्था की है? दी आंसर इज ऑप्शंस नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। Question number 34 is, in the question given below, there are two statements marked as assertion and reason are. Read these statements and choose the correct option. नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन, इंडिया began taking concrete steps towards globalization in 1991। भारत ने वैश्वीकरण की दिशा में 1991 में ठोस कदम उठाने की शुरुआत की। रीजन आर, the Indian government realized that global competition would improve the performance of the country's producers। उदास स्माइली, भारत सरकार ने ये महसूस किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। दी आंसर इज ऑप्शंस नंबर 1 अभिकथन एवं कारण आर दोनों सही है एवं कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या है। Question number 35 is,
मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ मनी। मुद्रा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द आंसर इज पॉइंट नंबर 1 इज money eliminates the need for double coincidence of wants in transactions and acts as a medium of exchange। मुद्रा प्रचलन में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है तथा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ का काम करती है। Point number 2 is, it facilitates general acceptance and makes the measurement of value easier। सामान्य स्वीकृति तथा मूल्य का माप आसान हो जाता है। Point number 3 is, it is used as a means of payment। भुगतान के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। This is the first part of question number 36. The consequences of environmental degradation do not respect national and state boundaries। Analyze the statement। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। कथन का विश्लेषण कीजिए। The answer is, environmental damage is not limited to a single country or state। Its effects are felt throughout the world। पर्यावरण को होने वाला नुकसान किसी एक देश या राज्य तक सीमित नहीं रहता। इसके प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज, पोल्यूशन क्रॉसेस बॉर्डर्स। प्रदूषण सीमाओं को पार करता है। पॉइंट नंबर 2 इज, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ताप वृद्धि। पॉइंट नंबर 3 इज, द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई के प्रभाव। पॉइंट नंबर 4 इज, द स्प्रेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाओं का फैलाव। Question number 36 has a part B. What criteria does the World Bank use to compare different countries? Mention any two limitations of this criterion। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए विश्व बैंक किन मानदंडों का उपयोग करता है? इस मानदंड की कोई दो सीमाएं भी लिखिए। The answer is, the World Bank uses per capita income as a basis for comparing different countries। विश्व बैंक विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाता है। इस मानदंड की दो सीमाएं निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। Limitations। Point number 1 is, per capita income does not reveal whether income is distributed equally within a country। प्रति व्यक्ति आप से यह पता नहीं चलता कि देश में आप समान रूप से बंटी है या नहीं। Point number 2 is, this measure does not reflect other aspects of the standard of living। It does not include aspects such as education, health, nutrition and quality of life। जीवन स्तर के अन्य पहलुओं को नहीं दर्शाता यह मापदंड शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं को शामिल नहीं करता। Question number 37 is, explain any three features of public sector। सार्वजनिक क्षेत्र की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। The answer is, the characteristics of the public sector are evident from the following points। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताओं निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होती है। Point number 1 is, the government has control over the assets of the public sector। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। Point number 2 is, its objective is public welfare।
इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। पॉइंट नंबर 3 इज ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। पॉइंट नंबर 4 इज देयर इज जॉब सिक्योरिटी। रोजगार की सुरक्षा होती है। This is the first part of question number 38. Justify the positive aspects of credit through examples from your daily life. अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से साख के सकारात्मक पक्ष की पुष्टि कीजिए। The answer is credit means providing someone with money, goods, or services on the condition that they will pay in the future. Credit has many positive aspects. साख का मतलब है भविष्य में भुगतान करने की शर्त पर किसी को पैसा, वस्तु या सेवा देना। साख के कई सकारात्मक पहलू हैं। The positive aspects of credit are evident from the following points. साख के सकारात्मक पक्ष निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। Point number 1 is help in emergency needs. When a major problem arises suddenly and you don't have enough money, credit helps. आपातकालीन जरूरतों में मदद जब अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए और पास में पर्याप्त पैसे न हो, साख मदद करती है। Point number 2 is making large purchases easier. It is difficult to buy expensive items like mobile phones, laptops, or motorcycles with cash. Credit makes this easier. बड़ी खरीदारों आसान बनाना बड़ी चीजें जैसे मोबाइल, लैपटॉप या बाइक नकद खरीद पाना मुश्किल होता है। साख से इसे आसान बनाया जा सकता है। Point number 3 is boosting trade and business. Business people use credit to expand their businesses. This increases production and employment. व्यापार और व्यवसाय बढ़ाना व्यवसायी साख का उपयोग व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। Point number 4 is education and skill development. Credit makes it easier to cover the expenses of education and training. शिक्षा और कौशल विकास साख से शिक्षा और प्रशिक्षण के खर्च को आसानी से पूरा किया जा सकता है। Point number 5 is assistance in financial planning. Credit helps you balance your income and expenses and allows you to meet your needs on time. आर्थिक योजना में मदद साख से आप और खर्च संतुलित रहते हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सकता है। Question number 38 has a part B. Examine the need for formal sources of credit in the rural sector. ग्रामीण क्षेत्र में साख के औपचारिक स्रोतों की आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। The answer is the following points highlight the need for formal sources of credit in rural areas. निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साख के औपचारिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। Point number 1 is to reduce dependence on the informal sector. अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता को घटाने हेतु। Point number 2 is so that poor families can also benefit from affordable loans. गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का लाभ ले सके। Point number 3 is to minimize the possibility of exploitation. शोषण की संभावना को कम किया जा सके। Point number 4 is so that credit can play a positive role in rural India. ऋण ग्रामीण भारत में सकारात्मक भूमिका निभा सके। Point number 5 is to make loan repayment easier. ऋण की अदायगी सरल हो सके। Point number 6 is to prevent falling into a debt trap. ऋण जाल से बचाव हो सके।